खाना बना रही होती हैं। तभी प्रज्ञा को रसोई में एक चूहा दिखता है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है, दीदी वो देखो चूहा। वो डर के स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे चूहा ही तो है, तू तो ऐसे डर रही है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। कितनी डरपोक है तू भी ना प्रज्ञा। आप ज्यादा हंसो मत दीदी, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। लगता होगा, पर मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं तो बहुत बहादुर हूं, पर तू हद कर दी भाई, एक चूहे से डर गई है। एक दिन प्रज्ञा अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है और तभी शिवानी उसे पीछे से आकर डरा देती है। प्रज्ञा एकदम से उछल पड़ती है। दीदी ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? अरे जरा अपनी शक्ल तो देख, एकदम बैंगन की तरह नीली पड़ गई है। अरे मेरी देवरानी इतनी बड़ी डरपोक है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप ऐसे चौंकाओगे तो कोई भी डरेगा ना। अरे नाना, कोई बहाना अब काम नहीं आएगा। आज से ना तुम्हारा नाम है डरपोक प्रज्ञा। शिवानी प्रज्ञा का मजाक उड़ाकर चली जाती है। प्रज्ञा शिवानी की मजाक उड़ाने की आदत से परेशान हो जाती है। जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती है, इनकी शिकायत तो मम्मी जी से करनी ही पड़ेगी मुझे। प्रज्ञा अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जेठानी उसके डर का मजाक उड़ाती है। ओहो, तो बड़ी बहू को बड़ा घमंड है अपनी बहादुरी पर। कोई नहीं, अभी उसका घमंड तोड़ देते हैं। मेरे पास एक तरकीब है छोटी बहू, एक काम कर तू। प्रज्ञा की सास उसे अपनी जेठानी को डराने का प्लान बताती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, क्या बात है। आइडिया सुनकर लग रहा है कि आप अपने बचपन में काफी शरारती रही होंगी मम्मी जी। अब आएगा मजा मेरी बहादुर जेठानी जी को। प्रज्ञा अपनी जेठानी को डराने का एक प्लान बनाती है। रात में वो शिवानी के पास जाती है और कहती है, दीदी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ मेरी डरपोक देवरानी? दीदी मैं छत पर गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वहां है। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई वहां देख रहा था, जैसे कोई साया। अरे क्या बक रही हो, तेरा वहम होगा। नहीं नहीं दीदी, आप चलो ना प्लीज मेरे साथ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी एक साड़ी सूख रही थी, वही लानी है। प्लीज आप चलिए ना ऊपर मेरे साथ। ओफो, चल। प्रज्ञा शिवानी को बहाने से छत पर ले जाती है और वो उसके पीछे चल रही होती है। ले आ गए हम छत पर, कहाँ है भूत, दिखा, कहीं तो है नहीं। तभी प्रज्ञा चुपके से सीढ़ियों पर छुप जाती है और शिवानी छत पर अकेली रह जाती है। अरे प्रज्ञा कहाँ चली गई? प्रज्ञा एकदम से सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देती है। अब शिवानी को डर लगने लगता है। मैं नीचे चली जाती हूँ। लगता है प्रज्ञा भी नीचे ही चली गई है। तभी उसके सामने एक खुले बाल सफेद साड़ी में औरत खड़ी होती है। शिवानी उस औरत को देखकर डर जाती है। हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। चुड़ैल की हंसी सुनकर शिवानी बुरी तरह डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तभी चुड़ैल की हंसी उसकी सास की हंसी में बदल जाती है। मम्मी जी, ये तो मम्मी जी की आवाज है। शिवानी आंख खोलती है तो सामने उसकी सास चुड़ैल का मेकअप करके खड़ी होती है और प्रज्ञा और उसकी सास जोर जोर से हंस रहे होते हैं। क्यों मेरी बहादुर जेठानी जी, आप तो कहती थी कि आप किसी से नहीं डरती। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रज्ञा। और सासू माँ, आप भी इसके साथ मिलकर
और नहीं तो क्या बहू, तुम अब मेरी छोटी बहू का ऐसे मजाक बनाओगी तो मुझे तो चुड़ैल बनना ही पड़ेगा ना। प्रज्ञा और उसकी सास और जोर जोर से हंसने लगते हैं और शिवानी गुस्से में नीचे चली जाती है। किशन और मोहन दो जिगरी दोस्त थे। दोनों ही साथ पले बड़े और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन स्कूल के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। मोहन, हम दोनों आज अलग हो रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 20 साल बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करके अलग हो जाते हैं। किशन दूसरे शहर में आगे की पढ़ाई करने चला जाता है, तो मोहन अपने पिता के साथ उनकी दुकान में हाथ बटाने लगता है। पिताजी, मैं भी किशन की तरह दूसरे शहर में पढ़ने जाना चाहता हूँ। उसके पिता एक शराबी इंसान थे। अरे बेटा, तू क्या करेगा शहर जाकर? अरे पढ़ाई करने के बाद किसी के ऑफिस में नौकरी है ना। अरे वो तुझसे ढेर सारा काम करवाएगा और बदले में 4 अठन्नी पकड़ा देगा। तो राजा है राजा, अपनी दुकान में बैठ बच्चा। पर पिताजी, ये गल्ला तोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इसी गल्ले को तोल तोल कर तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज तुझे ये गल्ला तोलना अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो मोहन को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। मोहन को थप्पड़ से गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। 1-2 दिन भूखा रहने के बाद मोहन को पिता की बात याद आती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें खुद के लिए मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा हो? वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे घोड़ों की आवाज आती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जहां देखता है कि डाकू कैसे एक चादर फैलाते हैं और उसमें ढेर सारे सोने के गहने डाल देते हैं। डाकुओं का सरदार बोलता है, चलो, एक दिन मेहनत की, अब बाकी के महीने राजा बनकर गुजारेंगे। सारे जोर जोर से हंसकर वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा ही अच्छा बिजनेस है। फिर क्या था, मोहन ने छोटी मोटी चोरी का काम शुरू कर दिया। कभी किसी की चेन खींच लेता तो कभी किसी की पॉकेट मार लेता। उसे इस काम में मजा आने लगा। वाह, ये तो अच्छा काम है। पिताजी ठीक कहते थे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, सारा वक्त पढ़ो, फिर किसी और के लिए काम करो, और महीने के अंत में वो पकड़ा देगा 4 अठन्नी। ना बाबा ना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मोहन जाना माना चोर बन जाता है। लोग उसके नाम से कांपते और कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता। सभी उसका चेहरा पहचानते, लेकिन वो कहाँ रहता है ये किसी को पता न था। फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब मोहन को किशन से मिलने का दिन याद आता है। ओह, 20 साल बाद आज ही का दिन है जब मुझे अपने यार किशन से मिलना है। और फिर वो उस शहर में जाता है और चौराहे में खड़ा हो जाता है। काफी समय तक वो अपने दोस्त का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आता। मैं भी पागल हूँ, किसे 20 साल पहले की बात याद होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी सामने 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहन को आश्चर्य होता है कि उन लोगों को मोहन का पता कैसे चला। अब सुनो, तुम लोगों ने अब मुझे पकड़ ही लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? उसमें से एक पुलिस वाला मोहन को एक लेटर देता है। मोहन लेटर खोलता है जिसमें लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त मोहन, मैं जानता था आज दुनिया यहाँ के वहां क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ मुझसे मिलने जरूर आओगे। आज मन था कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन फर्ज की दीवार सामने आ गई। 20 साल बाद तुम एक मुजरिम के रूप में मेरे सामने खड़े थे। माफ करना दोस्त, देश के प्रति मेरा फर्ज मेरी दोस्ती के आगे छोटा पड़ गया। मोहन की आंखों में अब आंसू थे। वो चुपचाप वहां हाथों में हथकड़ी बांधे चला जाता है।
नौकरानी एक घर के लिए कितनी जरूरी होती है, आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख, सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था। मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे। और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है? मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी, एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी, सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना, ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी, पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है। अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी? अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं? मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूँ। क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी? खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूँ घर बार छोड़कर। अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूँ, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू, कहाँ है तेरी सास? बुला जरा। अरे बहन जी, आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ। वैसे तो कहती है कि परिवार पर ध्यान देती है, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती। हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं।
माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ हाँ उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जीन्स के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जीन्स, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी, यहाँ की बात वहां तो वहां की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझाकर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी। नाटी दुल्हन। मयंक की बीवी नेहा की हाइट बहुत ही कम थी। वो इतनी नाटी थी कि लोग उसका कई बार मजाक बना देते। अरे नेहा, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हिल्स पहनकर तो बिल्कुल आपके बराबर आ जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी कार का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए लंबी लंबी लड़कियों की लाइन लगी थी। क्या बताऊं तुझे, कटरीना फैल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका मयंक भी तो हाइट में कौन सा अभिषेक बच्चन की तरह है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है, वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक जैसी लगती हो। बस कीजिए जी, अभी हिल्स नहीं पहनी है, वैसे भी हिल्स पहनती हूँ तो आपके बराबर ही लगती हूँ। एक दिन नेहा सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, अरे देखो देखो कितनी नाटी है, मयंक तो दिखने में अच्छा है, हाइट भी ठीक ठाक है, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जगह साई। दोनों की बात नेहा सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं नेहा, हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे कि कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, हाँ, उनकी कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। अगर इन्होंने मुझसे शादी की है तो ज़रूर कुछ न कुछ तो अच्छाई नज़र आई होगी ना। और अब ना तो मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है, फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। ये बोलकर नेहा वहाँ से निकल जाती है। नेहा, चलो तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। नेहा तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ मयंक का दोस्त उससे कहता है, अरे मयंक, तू लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी ही बच्ची जैसी है। और मयंक, मेरी बीवी इतनी कम हाइट की हो ना तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं, कहीं फुदक कर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी नेहा पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, अब कैसे बाहर निकलेंगे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई इस खिड़की से बाहर निकलकर अगर सामने के दरवाजे में आग को बुझा दे तो सब निकल सकते हैं। तभी नेहा उस छोटे से जरोखे से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो आज हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है इसने। भाई मयंक, माफ़ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। नेहा मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद जब नेहा और उसकी सास मार्केट जाती है, वहाँ पर, अरे भैया, ये कपड़ा तो देना, कितने का पड़ेगा? माता जी, ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस सिर्फ 2 मीटर ही बचा है,
मेरे तो किसी काम का है नहीं ये टुकड़ा, तो आप 100 रुपया ही दे दीजिए। अरे भैया, तो मैं क्या करूँगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी नेहा बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस बन जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन नेहा वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह नेहा, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना? अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपये की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने का भी कम फायदा नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों के मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन मोहल्ले से जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे मैं मर गई, भगवान मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी एक हॉल के सामने भीड़ लगाकर खड़े हैं। मेरा बेटा प्रिंस गड्ढे में गिर गया है। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहां नेहा आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी नेहा गड्ढे में घुसकर बच्ची को बाहर ले आती है। अब क्या था, एक बार फिर नेहा के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं मौसी, प्रिंस ठीक है, ये बात है। अब वो दिन आता है जब सास नेहा की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया कि समाज में इंसान अपने रंग रूप और लंबाई चौड़ाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ़ कर देना बेटा।